Hello young physics learner, welcome back to my class. This is Boon Boon series and electronics part 3. So today we will discuss about PN diode and the application of PN diode. Okay, so let's start. And this is the symbolic representation of PN diode as I have described in part number 2. So this one is P and this one is N. So the terminal connected to the triangle is positive and the terminal which is connected to the bar is negative. So I told about the formation of PN diode in last class in part number 2. You can watch it. And afterward, here in this way, we form PN diode. Diode is the device which is having two electrodes, two terminal. This one is one and this one is second terminal. So this device is an electronic device which is used as a rectifier first of all, and second it is used as a stabilizer, and it is also used in filter circuit. So we will discuss how these devices can work. First one, that rectifier. पहले तो आप रेक्टिफायर एंड स्टेबलाइज़र भी आपने डिवाइस अभी तक सुनी होगी, क्योंकि अब इनबिल्ट स्टेबलाइज़र होते हैं तो आप डायरेक्टली देखते नहीं हो. अदरवाइज़ पहले एक डिवाइस आती थी जिसे हम स्टेबलाइज़र कहते थे, जो वोल्टेज को फ्लक्चुएशन को बैलेंस करने के लिए यूज़ होता था. सो दिस वन इज़ स्टेबलाइज़र, रेक्टिफायर, एंड वन मोर डिवाइस वी कैन यूज़ एज फिल्टर सर्किट. सो वी विल discuss these three devices on the basis of PN diode. तो PN diode मैंने आपको फॉर्मेशन बताया. जो PN diode होता है इसमें दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होते हैं. ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि फॉर्मेशन ऑफ PN diode, हाउ द PN diode इज़ फॉर्म्ड. तो PN एंड NP diode, these are the two kind of diode. Okay, one is NP diode and the symbolic representation for the NP diode is this one. पहले N आ जाएगा फिर P आ जाएगा. दिस वन इज़ नेगेटिव साइड, दिस वन इज़ पॉजिटिव साइड. तो हम ये डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले हम PN डायोड की थोड़ी एनालिसिस कर लें, थोड़ी डिस्कवरी कर लें. पहले तो एक वर्ड आता है दैट इज़ द बाइसिंग. दिस वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट हियर. ये जो PN डायोड है इसके रिलेटेड टर्म, द इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज़ द बाइसिंग. What is biasing? Biasing is connection with battery और सेल. तो अगर किसी भी डायोड क्या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर हम बैटरी या सेल से, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये बाइसिंग कहलाएगा. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें एक्सटर्नल एजेंट से एनर्जी देनी होगी, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन लेवल पे, कंडक्शन बैंड में एंटर करेंगे एंड देन इट कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिसिटी. तो ये जो हमें बाइसिंग करानी है, ये या तो हम फील्ड बाइसिंग कराएंगे या हम लाइट यानी इनकमिंग लाइट रेडिएशन के थ्रू यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू एनर्जी देंगे. एंड थर्ड वन इज़ द थर्मल प्रोसेस. तो द ईजीएस्ट प्रोसेस इज़ टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू PN डायोड. सो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी कैन प्रोवाइड विद द सेल और बैटरी, एंड दिस कनेक्शन विद द सेल और बैटरी इज़ कॉल्ड बाइसिंग. The term is clear to you? So if we connect the PN diode here with the positive terminal of the battery, this is P and N. If the P side is connected with the positive terminal, then it is said to be forward biased. और यही सेम थिंग किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए होती है कि अगर हम पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हैं तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगी. नेक्स्ट वन, इफ़ द P साइड इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ओके, दिस नेगेटिव टर्मिनल इज़ कनेक्टेड विद द P इज़ पॉजिटिव साइड. यहाँ जो टर्मिनल था PN डायोड का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है. तो पॉजिटिव अगर नेगेटिव से कनेक्ट हो गया देन इट इज़ कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग. ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइस्ड यानी फॉरवर्ड बाइसिंग एक हो गई,
और आपके यहाँ पर हो गई रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स दीज आर द टू काइंड ऑफ बाइसिंग। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में टर्मिनल को दो काइंड से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न तब आपको पता चलेगा जब मैं इसकी मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिक्स। हो क्या रहा होगा पी एन डायोड में, अगर ये ब्लॉक स्ट्रक्चर लेते हैं, दिस वन इज़ पी साइड, दिस वन इज़ एन साइड एंड दीज आर द टर्मिनल। तो अगर मैंने फर्स्ट केस लिया फॉरवर्ड बाइसिंग का, सो दिस टर्मिनल इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव side of the battery and this terminal is connected with the negative side of the battery। और यहाँ p side है तो p side में कौन से atoms होते हैं? Acceptor atoms। These are the acceptor atoms। and n side donor atom। Each acceptor atoms corresponds to a hole, generate one hole. You know this, that I have described in the mechanics of extrinsic semiconductor. And each donor atom is concerned with one electron. I told that when the P and N joined with each other, or when we are forming the PN diode, then there is a formation of the depletion region, depletion layer, depletion region where there are no majority charge carriers। यहाँ पे majority charge carriers नहीं होंगे। अब ये जो depletion region है, this region is called depletion region and there is an infield in the depletion region and that infield is due to the space charge and that infield is from N to P side. This is the infield. And what is the direction of external field? If we are connecting this PN diode in forward direction, in forward biasing, this is positive terminal, negative terminal, that means external electric field here is in this direction. So internal electric field and external electric field both are in opposite direction. So the resultant, because electric field is a vector quantity, so resultant electric field should be E external, which is greater, obviously it is greater than the internal electric field. So E external minus E internal, because of the opposite direction, they are vector quantity and we must add up the vector quantity on the basis of direction. तो यहाँ पे डायरेक्शन के बेसिस पर माइनस हो रहा होगा। सो दिस इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वॉट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ टूवर्ड्स द ग्रेटर वेक्टर डायरेक्शन। तो ग्रेटर वेक्टर इनमें से कौन सा है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर डोमिनेट करेगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डेल्टा ई का डायरेक्शन किधर आएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये कहाँ पर है? ये मेजॉरिटी में है, ये इसकी वैल्यू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ग्रेटर है। हम जो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑब्वियसली वो इंटरनल एनर्जी से बड़ी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इन फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया वो इस डिप्लीशन रीजन को पूरी तरीके से फिनिश करेगा, यानी ये जो बैरियर था उसको फिनिश करेगा। बैरियर किसके लिए था? बैरियर था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन साइड में है इलेक्ट्रॉन और पी साइड में है होल। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे जो बैरियर था डिप्लीशन रीजन की वजह से उसको ये डिप्लीट करेगा, ख़त्म कर देगा और फिर ये चार्ज कैरियर्स ईजिली मूव करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर है? दैट इज़ फ्रॉम पी टू एन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड होल्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इस साइड में ऑपोजिट नेट फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, सो इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट मूव करना शुरू कर देंगे और होल क्या? लेफ्ट टू राइट इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड। तो इस तरीके से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे जो बैरियर आ गया था वो बैरियर जब ये डिप्लीशन रीजन फिनिश हो जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगी विच इज़ लेसर देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बैरियर फिनिश होने से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अब पास ऑन होना शुरू हो जाएंगे। ये कुछ इसी तरीके का है कि जैसे यहाँ पर एक रिवर है और यहाँ पर एक ब्रिज बना दिया गया था, ठीक है? ब्रिज की हाइट के बराबर ये बैरियर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस करके इधर नहीं आ पा रहे थे और यहाँ से होल इस
बैरियर को क्रॉस करके इधर नहीं जा पा रहे थे। अब इस ब्रिज की हाइट को कम कर दिया गया, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये ब्रिज को क्रॉस कर सके, ब्रिज की हाइट को कम किया गया। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अब कम हाइट पे, क्योंकि इनके पास इतनी सफिशेंट एनर्जी है कि ये कम हाइट पे जंप अप कर सके, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे और होल इस साइड मूव करना शुरू कर देंगे, जो उनका रिक्वायर्ड प्लेस है। तो इस तरीके से जो नेट फील्ड होती है वो क्या करती है कि एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में सेट होने लगती है, दो द नेट फील्ड इज़ लेसर देन द एक्सटर्नल फील्ड। हमने जितनी एनर्जी प्रोवाइड की थी उसका कुछ पार्ट किस में गया, इन फील्ड को डोमिनेट करने में गया, ख़त्म करने में गया। ठीक है, तो जब इन फील्ड ख़त्म होने लगी, डिमिनिश हो गई, बिल्कुल ज़ीरो हो गई इन फील्ड, तब उस केस में जितनी बची वो नेट फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ जो नेट फील्ड होगी दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एंड the value of this net field is lesser than the external field. There is no existence of internal field because it is dominated due to the direction of the external field. Clear है ये? तो अब यहाँ पर ये ब्रिज हटने की वजह से ये चार्ज कैरियर्स आराम से मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट एंड होल्स लेफ्ट टू राइट मूव करना शुरू कर देंगे, एंड दिस इज़ द ईजी गोइंग पाथ फॉर द टू। अब ये करंट में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी जो करंट बैटरी प्रोवाइड कर रही थी पॉजिटिव टर्मिनल से, उससे ज़्यादा करंट यहाँ अंदर से डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर इस बेसिस पे बनाते हैं तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व किस तरीके से बनेगा या रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व किस तरीके से बनेगा, वो डिपेंड करता है कि हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या ले रहे हैं। सो वाई एक्सिस, द पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, positive x-axis, negative x-axis. So y-axis should carry the I value, that means current value, and the x-axis should carry voltage value. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस आपको मैंने बताया था दैट डेल्टा V दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा E मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x। अब अगर हम नेट फील्ड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो E मल्टीप्लाइड पे पहले डेल्टा x था, अब नेट फील्ड के रिस्पेक्ट में डेल्टा E जो मेरी नेट फील्ड है उसको हमने डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दे। व्हाट इज डेल्टा एक्स, कोरस्पॉन्डिंग टू द दिस डिप्लीशन रीजन विड्थ। ठीक है, तो यहाँ ये वैल्यू आपकी पोटेंशियल डिफरेंस को दे देगी, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी के रिस्पेक्ट में ही पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा। ये फार्मूला कोई नया फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला आपने इलेक्ट्रिसिटी से ही पढ़ा था, मैंने पहले भी बताया था दैट डेल्टा वी जो डेल्टा ई होता है दैट इज़ डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स होता है। दिस इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो हियर द कैरेक्टरिस्टिक कर्व वी विल ड्रॉ, आई और वी के बीच में हमें ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड और नेट फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वोल्टेज का पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि फील्ड और वोल्टेज वो एक ही साइड में चलेंगे। वोल्टेज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर दिस थिंग, बट द वे बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, सो वोल्टेज हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेंगे एंड करंट वैल्यू। अब यहाँ पर देखो तो करंट का ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, करंट की कॉरेस्पॉन्डेंस में दिस वन, ओके, दैट इज़ अ ग्राफ। अब इस ग्राफ की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत स्लोली करंट इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जो एनर्जी है एक्सटर्नल फील्ड की वो इस डिप्लीशन रीजन को डिमोलिश करने में यूज़ हो रही है, फिनिश करने में यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, और जहाँ डिप्लीशन रीजन पूरी तरीके से फिनिश हो गई वहाँ पे ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इनका पैसेज पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा एंड दे कैन पास ऑन ईजिली, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं होगा। तो इसलिए करंट एब्रप्टली इंक्रीज़ कर गई आफ्टर द सर्टेन लिमिट ऑफ द वोल्टेज। वो सर्टेन लिमिट ऑफ वोल्टेज हम इस तरीके से निकालते हैं कि ये जो पॉइंट आए जहाँ से रैंडम इंक्रीज शुरू हुआ है वहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट आ गई। अब इस टेंजेंट को अगर आप देखो तो दिस वन इज़ नोन एज नी वोल्टेज। ये नी के तरीके का शेप आ रहा है, जो आप लेते हो पैर को जब आप फोल्ड करते हो तो उस तरीके का शेप ये आ रहा है। अगर आप रिवर्स में देखोगे तो दैट इज़ द शेप। ये एक लेग को रिवर्स करने पर, लेग को फोल्ड करने पर नी का शेप आता है। यहाँ से जो नी पोर्शन है, दिस वन इज़ द नी पोर्शन, इसकी कोरस्पॉन्डेंस में हमारी जो टेंजेंट आ रही है, दिस वन इज़ द टेंजेंट। तो टेंजेंट जो आ रही है वो वी एक्सिस को यानी वोल्टेज एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी दैट इज़ कॉल्ड नी वोल्टेज। क्लियर?
अब ये जो नी वोल्टेज आया है ये क्या शो कर रहा है कि इस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट एब्रप्टली इंक्रीज कर जाती है इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, क्योंकि डिप्लीशन रीजन फिनिश हो जाता है। तो दैट इज़ द नी वोल्टेज एंड आई होप दैट दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। इसके बाद करंट रैंडमली इंक्रीज कर रही है इस नी वोल्टेज के बाद। गॉट माई पॉइंट। अब इसके बाद आप देखिए ये आ गया आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व जिसमें ये शो हो रहा है कि डिप्लीशन रीजन कैसे डिमोलिश कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है रिवर्स बाइसिंग। तो हम रिवर्स बाइसिंग जब लगाएंगे उस केस में क्या होगा, this one is the depletion region जिसमें कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होते। और अब रिवर्स बाइसिंग लगाने का मतलब है दैट पी साइड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव ऑफ द टर्मिनल एंड एन साइड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ द टर्मिनल। सो इन फील्ड इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम एन टू पी। रिमेंबर दिस, ये तो हमेशा आता है क्योंकि स्पेस चार्ज जो अंदर डिप्लीशन रीजन के अंदर है वो पॉजिटिव साइड एन में है और नेगेटिव साइड पी में है, इसलिए एन टू पी डायरेक्शन आता है इन फील्ड का। एक्सटर्नल फील्ड को देख लो, ये पॉजिटिव अब हो चुका है क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एक्सटर्नल फील्ड हो गई। दिस वन इज़ एक्सटर्नल फील्ड। पहले का जस्ट रिवर्स केस। तो पहले आपका क्या हो रहा था कि P टू N थी एक्सटर्नल फील्ड, अब N टू P भी एक्सटर्नल फील्ड है। तो इस केस में जो नेट फील्ड होगी, क्योंकि फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, सो E एक्सटर्नल प्लस E इंटरनल हो जाएगा। दिस शुड बी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो इट शुड बी E एक्सटर्नल प्लस E इंटरनल। अब एड अप हो रही है वैल्यू, तो नेट डायरेक्शन तो ये श्योर है कि नेट फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी। डेल्टा E should be in the same direction of the external field, but its value is greater than the external field। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू और ऐड हो गई है, तो जो नेट वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन द एक्सटर्नल फील्ड वैल्यू। ग्रेट एडिशन हो रहा है यहाँ पर। इज इट क्लियर? तो ये एडिशन तो हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि जो एक्सटर्नल फील्ड थी वो इन फील्ड को सपोर्ट कर रही है। पहले क्या कर रही थी? अपोज कर रही थी, अब सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट करने का मतलब है कि ये डिप्लीशन रीजन को और बढ़ाती जाएगी। नेट फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन हमेशा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर है, राइट टू लेफ्ट, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? लेफ्ट टू राइट, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और होल्स किधर मूव करेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड, यानी इस साइड में। यानी इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। जब दूर भागेंगे तो ये कॉर्नर में टर्मिनल में कलेक्ट होते जाएंगे और स्पेस चार्ज का रीजन बढ़ता चला जाएगा। स्पेस चार्ज रीजन ही डिप्लीशन रीजन कहलाता है। दैट मीन्स डिप्लीशन रीजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो एक्सटर्नल फील्ड रिवर्स बाइसिंग में होती है दैट सपोर्ट द डिप्लीशन रीजन एंड दैट्स वाई द डिप्लीशन रीजन विड्थ इंक्रीजेस बाय दिस फार्मूला। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो साथ में क्या होगा कि यहाँ पे बैरियर वोल्टेज बढ़ जाएगा और डिप्लीशन रीजन विड्थ भी इंक्रीज होती चली जाएगी। सो दैट इज़ द केस इन द रिवर्स बाइसिंग। यानी रिवर्स बाइसिंग में हम वोल्टेज एक्सटर्नल फील्ड यानी नेट वोल्टेज हम जितना भी बढ़ाते चले जाएं, ये हमें यहाँ पर करंट नहीं मिल पाती है क्योंकि हमें चार्ज कैरियर्स ही नहीं मिल पा रहे हैं करंट को फ्लो कराने में। ये एक बैरियर जनरेट कर दे रहे हैं, चार्ज को फ्लो नहीं करने दे रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। बट इफ़ यू विल सी देयर इज़ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ये करंट देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे यहाँ पर आई है। ये मैंने माइनस डायरेक्शन में इसलिए बनाया है क्योंकि रिवर्स बाइसिंग है। आप देखोगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी माइनस डायरेक्शन में वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट मिल रही है वो किस बेसिस पे मिल रही है? दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। कैसे? पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, इसलिए वो विड्थ से ईजिली इस साइड में आ जाएंगे। फील्ड किस डायरेक्शन में है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट ईजिली पास ऑन हो जाएंगे। उसी तरीके से एन साइड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो हैं होल, तो होल भी फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो दे कैन ईजिली पास आउट थ्रू द बैरियर थ्रू दिस डिप्लीशन रीजन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो this reverse biasing is the unfavorable condition for the majority charge carriers, but it is the favorable condition for minority charge carriers. So whatever with a small amount of current that we found in this reverse biasing curve,
in minus x and minus y axis, that is due to the minority charge carriers. Remember this thing. ठीक है. अब उसके बाद क्या होगा कि जब डिप्लीशन रीजन बढ़ता चला जाता है तो उसके बाद होता है एक ब्रेक डाउन. ये इसी तरीके का आप समझ लो कि जो डिप्लीशन रीजन है ये एक टेंशन क्रिएट कर रहा है इस सैम्पल में, पीएन सैम्पल पे. वो खिंचाव आ रहा है क्योंकि बैरियर विड्थ बढ़ती जा रही है, तो ये खिंचाव आ रहा है, बढ़ता जा रहा है. एक टेंशन, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये टेंशन ऐसे स्ट्रेच होगी कि ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग पी साइड और एन साइड में थी मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो मैंने पहले आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाया था, ये टेंशन की वजह से यहाँ पर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी एंड दैट इज़ कॉल्ड अ ब्रेक डाउन. यानी जितना आप खींचोगे किसी चीज़ को, यहाँ पर डिप्लीशन रीजन क्या कर रही है, यहाँ पर बैरियर विड्थ को बढ़ा रही है और टेंशन इंक्रीज़ कर रही है. विद आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डेंस में इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स के रिस्पेक्ट में टेंशन होगी. यू नो द फॉर्मूला फॉर टेंशन फ्रॉम मैकेनिक्स पार्ट, टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ. क्लियर. तो यहाँ टेंशन जैसे जैसे यानी कि फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे ही यहाँ पर टेंशन इंक्रीज़ होगी. और जैसे ही टेंशन इंक्रीज़ होगी वैसे इस स्ट्रेच्ड टेंशन की वजह से कोवेलेंट बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी एंड दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड द ब्रेक डाउन कंडीशन. तो जो एक ब्रेक डाउन आता है, इसके बाद यहाँ पर चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाते हैं एंड हियर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हियर इन पी साइड एंड एन साइड. एन साइड में माइनॉरिटी क्या है, होल्स हैं, पी साइड में इलेक्ट्रॉन है. तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ये बहुत तेज़ी से रिलीज़ होते हैं और क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए फेवरेबल कंडीशन है रिवर्स बायसिंग, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन. सो द करंट वी गेट आफ्टरवर्ड इज़ दिस वे हेयर. दिस इज़ द करंट वी गेट आफ्टर द ब्रेक डाउन. यहाँ पर भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, और ये जो टेंजेंट एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसको हम कहेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज, VBR. BR मीन्स ब्रेक डाउन. सो दिस वन इज़ द ब्रेक डाउन वोल्टेज एंड दिस वन इज़ द नी वोल्टेज. रिमेंबर दिस, VBR इज़ ब्रेक डाउन वोल्टेज. ओके. तो ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो रही है. क्यों ब्रेक हो रही है? एक्सेस टेंशन की वजह से. एक्सेस टेंशन क्यों है? क्योंकि एक्सेस फोर्स अप्लाई हो रहा है. एक्सेस फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है? क्योंकि नेट फील्ड जो है वो एडिशन ऑफ दीज टू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में डायरेक्ट रिलेशन है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज. ये आपने इलेक्ट्रिकल यूनिट में पढ़ा है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, नेट फील्ड, वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा. जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे टेंशन बढ़ेगी. और जब टेंशन बढ़ती है, जब खिंचाव होता है, तो कहीं ना कहीं वो सैंपल टूटता है, ब्रेक हो जाता है. और वो कंडीशन जहाँ पे ये सैंपल की कोवेलेंट बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, वही कंडीशन ब्रेक डाउन कंडीशन कहलाती है, विच इज़ द फेवरेबल कंडीशन फॉर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. रिमेंबर दिस, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कोई रोल नहीं है. यहाँ पर रिवर्स बायसिंग में जो भी रोल है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का. तो यहाँ फेवरेबल कंडीशन मिलेगी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एंड दे कैन ईजिली फ्लो थ्रू द डिप्लीशन रीजन बिकॉज डिप्लीशन रीजन विड्थ इज़ वेरी लार्ज हियर. दिस पॉइंट इज़ क्लियर. तो ये है रिवर्स बायसिंग ग्राफ, ये है फॉरवर्ड बायसिंग ग्राफ. फॉरवर्ड बायसिंग में आपको नी वोल्टेज मिलता है, रिवर्स बायसिंग में आपको ब्रेक डाउन वोल्टेज मिलता है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिक्स है. जब आपको ये मैकेनिक्स क्लियर होती है तो आप किसी भी तरीके की डिवाइसेस को समझने में कैपेबल हो जाते हो. बस उसके मेन पॉइंट्स को आपको अपने माइंड में फीड अप रखना है, उसको आपको हटाना नहीं है. ये ध्यान रखिएगा कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, बायसिंग क्या है, नी वोल्टेज कहाँ मिलता है, एवरीथिंग. रिवर्स बायसिंग में क्या सिचुएशन आ रही होती है, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या सिचुएशन आ रही होती है. Every point should be clear to you. So this is called characteristic curve of PN diode. Okay? ये तो आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया. अब एक टर्म और आता है जो इम्पॉर्टेंट है. मैंने आपको बायसिंग बता दिया, मैंने आपको फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग बताया, नी वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज बताया एंड डिप्लीशन रीजन सिचुएशन बताई. जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो यहाँ पर है डायनेमिक रेजिस्टेंस, जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं. अब ये डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है और स्टैटिक रेजिस्टेंस, अगर डायनेमिक है तो स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या था.
देखो, डायनेमिक रेजिस्टेंस उस केस में आता है जब वेरिएशन कर्व में बहुत ज़्यादा हो रहा था, यानी कि हम नॉन ओमिक ग्राफ की बात कर रहे होते हैं। दिस ग्राफ इज़ नॉन ओमिक, यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द ग्राफ टू, कि ओमिक ग्राफ आपने जो पढ़ा था दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन इन आई वी कर्व। तो एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसमें आप स्लोप फाइंड आउट करोगे किसी भी पॉइंट पर। ये आई वी कर्व है, यहाँ पर अगर आप स्लोप फाइंड आउट करते हो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, तो वो स्लोप की वैल्यू 1/, स्लोप की वैल्यू आई वी कर्व में हो जाती है r, ठीक है। 1/, स्लोप दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस रुका हुआ है, आप किसी भी पॉइंट पे निकालोगे रेजिस्टेंस एक ही आएगा। डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब है जो रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो वो वेरी क्यों कर रहा है? क्योंकि कर्व रुका, ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन थी, ये कर्व में क्या हो रहा है, आप दो डिफरेंट पॉइंट जहाँ जहाँ ले जाओगे वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट मिल रही होगी। तो अगर आप यहाँ पे कर्व में स्लोप निकालते हो इस पोर्शन में, सो दिस वन इज़ द एक्स एक्सिस वैल्यू, आप यहाँ पे v निकालोगे डेल्टा v, और दिस वन इज़ द y एक्सिस वैल्यू डेल्टा i, ओके, डेल्टा i। तो डेल्टा i और डेल्टा v से जब आप स्लोप निकालोगे, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ द y एक्सिस वैल्यू ओवर x एक्सिस वैल्यू, सो डेल्टा i ओवर डेल्टा v, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस। v ओवर i r होता है, तो i ओवर v 1 ओवर r हो जाएगा। तो ये आपका 1 ओवर रेजिस्टेंस आ रहा है, एंड दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में अलग अलग वैल्यूज़ पे निकलेंगे, इसीलिए इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। यानी पीएन डायोड में रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, ये वेरी करता जाता है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फील्ड एंड इंटरनल फील्ड सिचुएशन। क्लियर? उसी तरीके से हम यहाँ पर भी डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बट हमें अगर निकालना है तो हमें मैक्सिमम पोर्शन में, ये मैक्सिमम ग्राफ में यही पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, अदरवाइज कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आप इस पोर्शन को देखो तो यहाँ पर i की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, इस पॉइंट पे अगर i कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा i का मतलब 0 हो जाएगा, दो वैल्यू के बीच में 0 हो गया तो स्लोप की वैल्यू 0 आ गई, स्लोप वैल्यू 0 यानी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अगर स्लोप 0 आ गया यहाँ पर तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं मिल पाती रेजिस्टेंस की, ठीक है। अब इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड आइडियल डायोड। व्हाट इज आइडियल डायोड? जिसका रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हम इसे कह सकते हैं, वो होता है 0, और रेजिस्टेंस इन द रिवर्स बायसिंग दैट शुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसको हम कहते हैं आइडियल डायोड, आइडियल पीएन डायोड। कैसे? अगर हमारी आई की वैल्यू, मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया कि रिवर्स बाइसिंग में अगर यहाँ पर आई की वैल्यू कांस्टेंट है इस पोर्शन में, तो डेल्टा आई 0 हो जाएगा। कोई भी दो कांस्टेंट वैल्यू के बीच में, दो पॉइंट के बीच में अगर वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंस 0 आना है। तो डेल्टा आई कांस्टेंट मीन्स स्लोप 0 हो गया, स्लोप 0 हो गया तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, तो रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब है कि डेल्टा आई, यानी यहाँ पर 0 तब आएगा जब डेल्टा v की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ये कितनी हो जाएगी, 0। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो स्लोप कितना हो गया, इनफाइनाइट, एंड स्लोप इनफाइनाइट का मतलब रेजिस्टेंस 0, 1 ओवर इनफाइनाइट इज 0। तो ये कब मिलेगा? जब हमारे डेल्टा v की वैल्यू 0 होगी, यानी कि वोल्टेज आपका कांस्टेंट मेंटेन रहे और करंट वेरी कर रहा हो। तो वोल्टेज अगर कांस्टेंट है और करंट वेरी करता जा रहा है तो यहाँ पर ये कंडीशन एक आइडियल डायोड की कंडीशन हो जाती है। तो आइडियल डायोड ये स्विच ऑन ऑफ की तरह काम करता है, यानी फॉरवर्ड में इसका रेजिस्टेंस 0 यानी मैक्सिमम करंट है, अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाता है तो करंट सबसे ज़्यादा फ्लो करेगी, एंड रिवर्स में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब है करंट 0। तो करंट 0 का मतलब स्विच ऑफ कंडीशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्विच ऑफ, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्विच ऑन। तो ये यहाँ पर ऑन ऑफ की कंडीशन जो है, अब आपका इसका लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डायोड आइडियल हो जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक में बाइनरी डिजिट्स को शो करना शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि बाइनरी डिजिट या तो 0 होती है या 1 होती है, तो या तो करंट नहीं होगी या तो होगी। तो स्विच ऑन ऑफ की कंडीशन आइडियल डायोड के केस में मिलती है। वी बेसिकली नीड अ डायोड विच शुड बी आइडियल, बट प्रैक्टिकली ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो स्विच ऑन ऑफ कंडीशन एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, बट इट is the ideal condition and we can approach to this ideal condition. So that is overall the characteristic curve and the mechanics behind the characteristic curve.
आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायोड पर। मैंने कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपको बताई। नंबर 1 इज रेक्टिफायर, नंबर 2 इज स्टेबलाइजर, एंड नंबर 3 इज फिल्टर सर्किट। CKT मीन्स सर्किट। तो हम ये 3 सिचुएशन पढ़ेंगे, लेकिन आज क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लास हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैं अभी सिर्फ आपको एक कंडीशन बताती हूँ, दैट इज़ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर बेसिकली होता क्या है? द डिवाइस दैट कन्वर्ट AC into DC, दैट इज़ कॉल्ड रेक्टिफायर। AC करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में जो कन्वर्ट कर देती है उसे रेक्टिफायर कहते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ से आ गया, मैं थोड़ा सा एलैबोरेटिव फॉर्म में बताती हूँ, इसीलिए मेरी क्लास थोड़ी लेंदी होती है, बट आई नो कि इसकी पूरी नॉलेज आपको जब मिलती है, सो दैट इज़ द कंप्लीट नॉलेज यू अटेन, एंड दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स। ओके, तो जब मैं ये बता रही हूँ कि दैट AC को DC में कन्वर्ट कर देता है, तो आप अपनी डिवाइसेस देखिए, जब आप मोबाइल का चार्जर लेते हो तो नॉर्मल आपको प्लग वाला चार्जर नहीं मिलता। प्लग वाला चार्जर यानी एक प्लग लगा दो और वो चार्ज कर दे मोबाइल को, ऐसा नहीं होता, उसमें एक अडेप्टर लगा होता है। ठीक है, तो मोबाइल के चार्जर में अडेप्टर है, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी आप एक एरोप्लेन भी अगर ख़रीदते हो तो एरोप्लेन के साथ में आप देखो तो एडेप्टर चार्जिंग के लिए दिया हुआ होता है। तो एडेप्टर का पर्पस क्या होता है, दैट देयर इज़ एन इंटरनल सर्किट दैट कन्वर्ट द AC इंटू DC। आपके घरों में AC आ रही है और वो जो एडेप्टर होता है वो AC को DC में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल के अंदर भेजता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इनबिल्ट एक आउटपुट के में एक सर्किट लगा हुआ होता है जो AC को DC में पहले कन्वर्ट कर देता है, तब उस डिवाइस के अंदर भेजता है। अदरवाइज़ AC में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क नहीं कर पाएगी। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट AC इंटू DC, बिकॉज हमारे घरों में AC आ रही है। तो ये चीज़ हर डिवाइस में एप्लीकेबल है, यानी आपके टेलीविज़न, आपके रेफ्रिजरेटर, आपके मोबाइल एंड माइक्रोवेव ओवन, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उसमें ये रेक्टिफायर सर्किट एक बेसिक इनपुट सर्किट में लगा हुआ है, नॉट आउटपुट, दैट इज़ इनपुट सर्किट। क्लियर, रिमेंबर दिस थिंग। तो अब ये रेक्टिफायर काम कैसे करता है, हमारा AC जो है DC में कन्वर्ट कैसे होता है, लेट्स सी। ये AC, दिस इज़ द प्राइमरी कॉइल, दिस वन इज़ द सेकेंडरी कॉइल, दिस इज़ बेसिकली अ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अंदर इनबिल्ट सर्किट में होता है। AC सप्लाई कर दी जाती है, यानी ये आप समझ लो कि आपका घर का स्विच बोर्ड है जहाँ से सप्लाई की जा रही है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सबसे पहले आ जाएगा एक, ये क्या है आपको बताया अभी, दिस इज़ ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें एक प्राइमरी कॉइल लगी हुई है और एक सेकेंडरी कॉइल लगी हुई है। अब इस सेकेंडरी कॉइल में हम कनेक्ट कर देते हैं एक डायोड को, दैट इज़ P साइड एंड N साइड। उसके बाद इस डायोड से हम एक लोड रेजिस्टेंस, लोड का मतलब होता है आउटपुट रेजिस्टेंस, सिंपल मीनिंग आउटपुट रेजिस्टेंस, हमने सिंगल PN डायोड एक लगाया है, एक डायोड लगाया, यानी दिस इज डायोड 1, एक डायोड लगा हुआ है, एंड दिस वन इज़ लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब इसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ लो कि ये यहाँ, इससे पहले आपका ये क्या था, दिस पोर्शन, ये आपका घर का स्विच है, और यहाँ से आपका शुरू हो गया एडेप्टर का पोर्शन, जो मोबाइल का चार्जर है उसके एडेप्टर का पोर्शन यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो लगा है, जब AC का एक फेज़ आएगा, AC किस तरीके की होती है, दिस वन इज़ AC, ये है AC का पॉजिटिव फेस, ये है AC का नेगेटिव फेस। तो जब पॉजिटिव फेस आएगा तो प्राइमरी का पॉजिटिव टर्न हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर प्राइमरी में पॉजिटिव टर्न है तो यहाँ एडी, आपको पता ही है, यहाँ पर फैराडे का EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस में
कौन सी करंट जनरेट होती है? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट क्या करती है कि हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो जाती है। तो यहाँ सेकेंडरी कॉइल में जहाँ ये पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने पर इस पोर्शन नेगेटिव पोर्शन का कनेक्शन किस में है? डायोड 1 में है, और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है जिसका यहाँ पर कोई भी डायोड नहीं लगा हुआ है। तो ये जो डायोड 1 है ये पहली साइकिल के लिए, द पॉजिटिव साइकिल के लिए यहाँ ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पी एन डायोड कैसा हो गया? रिवर्स बायस्ड हो गया। अब जब ये रिवर्स बायस्ड हो गया तो रिवर्स बायस में हमें यहाँ पर बहुत ही लीस्ट करंट या तो नो करंट मिलेगी। सो देयर इज़, इफ़ वी आर कंसीडरिंग दिस डायोड एज द आइडियल डायोड जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के हमें कोई करंट नहीं मिली। अब मैं यहाँ पर इनपुट ग्राफ बना दे रही हूँ, उसी के बेसिस पे हम देखेंगे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ करंट इन आउटपुट। दिस इज़ इनपुट एंड दिस वन इज़ आउटपुट। नेक्स्ट वन, if we are taking the negative cycle, then the primary coil carries the negative and positive. This one is negative and this one is positive. अगर ये negative है तो secondary में because of the induced current यहाँ positive हो जाएगा और नीचे की side negative हो जाएगा. Now this diode 1 become forward biased. अब ये forward biased हो गया, तो forward bias, ideal forward bias में क्या हो जाना चाहिए? That should be the full current. तो हमें यहाँ पर फुल करंट मिल जाएगी इस नेगेटिव साइकिल के लिए, दैट इज़ अ फुल करंट। ओके, आफ्टरवर्ड अगेन इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल इट इज़ पॉजिटिव, तो सेम फिनोमेना होगा रिवर्स बायसिंग और हमें ज़ीरो करंट मिलेगी इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। देन फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल वी विल गेट फुल करंट इन आउटपुट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि डीसी जो होती है, डीसी क्या होती है? यूनी डायरेक्शनल करंट, यानी एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, और एसी इज़ द डबल डायरेक्शन करंट। तो यहाँ पर एसी जो कि ऊपर और नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ फेसेस में थी, तो हमें आउटपुट में सिंगल फेस्ड करंट मिल रही है विच इज़ डीसी, नॉट एग्जैक्टली डीसी, इट इज़ डीसी प्लस एसी। अभी मैं इसके आगे जब फिल्टर सर्किट बताऊंगी तो आपको क्लियर होगा। इसको हम वैसे आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग्स में इसको हम डीसी कह देते हैं, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली डीसी, इट इज़ रिपल्स। दिस इज़ द डीसी रिपल्स, डीसी प्लस एसी रिपल्स जो हमें आउटपुट में मिल रहे हैं, और इस नेटवर्क को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अभी हमें ऐसी कोई डिवाइस नहीं चाहिए होती है जिसमें इनपुट पे तो हम इतनी सारी एनर्जी दे रहे हैं बट आउटपुट में हमें उसका कुछ कुछ पोर्शन मिल रहा है। आप ऐसे समझ लो कि एक बल्ब लगा हो, वो आपका 1 सेकंड के लिए जल रहा है, बाकी 1 सेकंड के लिए बुझ जा रहा है, यानी ऑन ऑफ की सिचुएशन आ रही है। तो क्या आपको ये बहुत ही लॉजिकल लगेगा या बहुत ही एडवांटेजियस है ये कि 1 सेकंड में जल रहा है, 1 सेकंड में ये स्टॉप हो जा रहा है? नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना होता है कि हमने फुल करंट चाहिए, ठीक है। अब फुल वेव रेक्टिफायर हमें कैसे मिलेगा? क्योंकि ये आउटपुट हमें कम मिल रहा है, इनपुट बहुत ज़्यादा है, तो हमें ऐसी डिवाइस नहीं चाहिए होती हैं जिसमें आउटपुट हमें कम मिले, यानी कि इनपुट की एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाए। तो इसलिए हम इसे फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, और फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए सिंपल हमें करना क्या है कि यहाँ एक और डायोड हमें कनेक्ट कर देना है, दिस वन। ये डायोड 2 हो जाएगा, और जिस कंडीशन में जब फर्स्ट साइकिल में दिस वन, फर्स्ट साइकिल में क्या था? पॉजिटिव था, तो यानी कि प्राइमरी पॉजिटिव एंड सेकेंडरी नेगेटिव। That means due to induced current this one is negative and this one is positive. Induced EMF जो यहाँ जनरेट होता है according to the Faraday electromagnetic induction law, तो ये नेगेटिव जब होगा तो डायोड 1 कोई करंट पास ऑन नहीं करेगा, बट डायोड 2 which is the forward bias now, डायोड 1 is reversed and डायोड 2 is forward. तो किसी भी सिचुएशन में जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, P टाइप पॉजिटिव, तो डायोड 2 फॉरवर्ड हो गया। फॉरवर्ड मीन्स कि यहाँ पे स्विच ऑन कंडीशन है, स्विच ऑन में लोड रेजिस्टेंस पे करंट मिलेगी। तो किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर आउटपुट पे हमें करंट मिल रही होगी। सो दैट इज़ वाई द नेम इज़ गिवन एज फुल वेव रेक्टिफायर, यानी सारी पॉजिटिव फेज एंड नेगेटिव फेज दोनों ही इनपुट वेव को ये फिल्टर करके आउटपुट में देता है, इसलिए इसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। एंड रिमेंबर दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द डीसी, जो इसका मेन रोल है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, ये एग्जैक्टली डीसी नहीं है। इसके आगे हमें एक फिल्टर सर्किट लगाना होता है जिसमें प्योर डीसी हमें मिल जाती है। सो दिस इज़ द रिपल्स, डीसी रिपल्स, जिसमें डीसी और एसी दोनों होते हैं। दिस इज़ द केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर।
और इसके बाद हम एक फ़िल्टर सर्किट लगाएंगे जिससे हमें प्रॉपर डीसी मिलेगी, प्योर डीसी मिलेगी. सो दैट इज़ ऑल इन rectifier circuit, and next in my next class we will discuss stabilizer and filter circuit and some optoelectronic devices.